जी डियर स्टूडेंट, योर केमिस्ट्री टीचर कासम ज़िया। टुडेज माय टॉपिक इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SN1 SN2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन है आपकी। इसी तरह अल्काइल जो हेलाइड्स के जो रिएक्शंस के हवाले से बात करें तो तीन टाइप की रिएक्शन है: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2 और रिडक्शन रिएक्शन। तो आज उनमें से एक टाइप हम आज करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN रिएक्शंस की दो टाइप्स SN1 SN2। SN1 माय डियर स्टूडेंट यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे 1 फॉर यूनी है और N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, SN1। एंड SN2 क्या है, यहाँ पे 2 स्टैंड्स फॉर बाई मॉलिक्यूलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। My dear son, both nucleophilic substitution reactions involve in bond cleavage and bond formation. अगर ये बॉन्ड ब्रेकेज या बॉन्ड क्लीवेज का जो प्रोसेस है वो और साथ में जो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली होते हैं तो इट इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। अगर पहले बॉन्ड क्लीवेज होता है यानी लीविंग ग्रुप पहले लीव करता है, देन अटैकिंग ग्रुप अटैक करता है, और अटैकिंग ग्रुप क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है और सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेकेज प्रोसेस और बॉन्ड फॉर्मेशन अगर दो स्टेप में हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, तो दिस इज कॉल्ड SN1 मैकेनिज्म। चले आगे बढ़ते हैं। एक जनरल एग्जांपल है, यहाँ पे देखिएगा कि ये एक रिएक्शन जनरली बात कर रहे हैं। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है और ये कुछ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये लीविंग ग्रुप है एक्स यानी हेलोजन है। अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो माय डियर सन, जब अटैकिंग ग्रुप अल्फा कार्बन एटम पे अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप लीव करेगा, अगर लीविंग ग्रुप का लीव करना, अटैकिंग का अटैक करना, दोनों जो चेंजेस है या दोनों जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली होते, तो दिस इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। अगर लीविंग ग्रुप पहले लीव करता है देन अटैकिंग अटैक करता है, तो दिस इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। चले SN1 रिएक्शन के हवाले से मैं रिएक्शन की एग्जांपल देना चाहूंगा। पहले रिएक्शन देखें तो SN1 यू नो वेरी वेल के अल्काइल हैलाइड जो है वो 0 डिग्री है, प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शियरी है। लेकिन जो SN1 मैकेनिज्म है, कौन सा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल SN1 मैकेनिज्म को फेवर करता है, वो टर्शियल काइलाइड है। आगे जाके इसकी रीजन भी बताएंगे। तो टर्शियल काइलाइड की एग्जांपल लेते हैं। दिस वन कार्बन और 3 जो है वो मिथाइल ग्रुप है जो इससे अटैच है। 3 डिग्री जो है वो इसकी डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप जो है वो आप Cl रख लें, तो टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा। इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH के साथ। तो यहाँ पे जो KOH है उसको मैंने डिसॉल्व किया है किसमें बेटा, एक्वस सॉल्यूशन है इसका, वाटर में डिसॉल्व किया है। तो ज्यादा पोलर सॉल्वेंट लेना चाहिए। ज्यादा पोलैरिटी जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करती है और लेस पोलैरिटी एलिमिनेशन को फेवर करती है। तो सो यहाँ पे ज्यादा पोलर सॉल्वेंट आपको लेना चाहिए। तो रिएक्शन देखें यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में weak nucleophile this one is replaced by strong nucleophile this one। तो बेटा OH की जो है वो रिप्लेसमेंट हो जाती है किससे जी, Cl की रिप्लेसमेंट हो जाती है OH से। तो इस तरह से टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल में, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल में। तो ये एक तरह की कन्वर्जन भी है। 3 मिथाइल ग्रुप अटैच विद अल्फा कार्बन एटम और यहाँ पे Cl की रिप्लेसमेंट हो गई OH से। तो दिस इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन है ये। तो आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म की तरफ। रिएक्शन के बाद मैकेनिज्म इसका डियर स्टूडेंट दो स्टेप में होगा। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में टर्शी अल्काइल हैलाइड की क्या हो जाती है, आयनाइजेशन हो जाती है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ जी टर्शी अल्काइल हैलाइड के हवाले से। तो ये जो है वो ब्यूटाइल टर्शी ब्यूटाइल जो ब्रोमाइड है इसकी आयनाइजेशन हो जाती है, या क्लोराइड की एग्जांपल ले लें। तो फर्स्ट स्टेप में इसकी क्या होगी, आयनाइजेशन होगी। डबल हेडेड एरो लिखेंगे क्योंकि ये रिवर्सिबली आयनाइज होता है। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा चाहिए माय डियर सन, पोलर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, पोलर सॉल्वेंट। ये जो सॉल्वेंट है पोलर सॉल्वेंट, इसको आप आयनाइजिंग सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, आयनाइजिंग सॉल्वेंट। और इसको आप प्रोटिक सॉल्वेंट का नाम भी दे सकते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट। ये जरा क्लियर कर लें, आयनाइजिंग सॉल्वेंट वो होता है जो टर्शी अल्काइल हैलाइड की आयनाइजेशन को फैसिलिटेट करेगा और इंक्रीज करेगा उसकी एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन
ठीक है जी। तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन को फेवर करेगा। प्रोडिक सॉल्वेंट की पहचान ये है जिसमें जो फन है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच विद हाइड्रोजन, उसको प्रोडिक सॉल्वेंट कहते हैं। लाइक अमोनिया, लाइक मैथनॉल, एथनॉल, वाटर वगैरह। आयनाइजिंग सॉल्वेंट जो होता है वो टर्शियल अल्काइल हैलाइड की आयनाइजेशन को फेवर करेगा, क्योंकि SN1 वो मैकेनिज्म है दैट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन। तो उसकी आयनाइजेशन उतनी ही ज्यादा होगी जितना सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट माय डियर सन, जब इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी तो लीविंग ग्रुप लीव करेगा। Cl जो है वो Lg है, लीविंग ग्रुप है, और प्लस जो है वो कार्बोनियम आयन बनता है, 3 डिग्री कार्बो कैटाइन बनता है। तो सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल है माय डियर सन, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसकी आयनाइजेशन हो जाती है और ये टर्शी कार्बो कैटाइन देता है। तो टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड अंडरगोज डिसोसिएशन आयनाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट एंड विल प्रोड्यूस लीविंग ग्रुप एंड कार्बोनियम आयन दैट इज आल्सो कॉल्ड कार्बो कैटाइन। एंड इन सेकंड स्टेप क्या होगा, तो माय डियर सन यही जो कार्बोकैटायन बनता है जिसको आप रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कहते हैं और कार्बोकैटायन भी कहते हैं, इसकी जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये। और पहले इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। तो सबस्ट्रेट की क्या है माय डियर सन, sp3 है, जबकि कार्बोकैटायन की sp2 है। आगे बढ़ते हैं माय डियर सन, यहाँ पे क्योंकि लीविंग ग्रुप पहले स्टेप में लीव कर चुका है, सेकंड स्टेप में अटैकिंग ग्रुप जो है, जो KOH का हाइड्रोक्साइड नेगेटिव पार्ट जो कि एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो OH जो है वो अटैक करेगा। पॉसिबिलिटी है कि ये OH बाय डियर सन बोथ डायरेक्शन से अटैक कर सकता है, लाइक दिस एंड लाइक दैट, इस तरह से ये दोनों डायरेक्शन से ही अटैक कर सकता है। यानी यूं समझ लें कि फ्रॉम सेम साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप या अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। डियर सन SN2 जब हम स्टडी करेंगे आपको बताएंगे, SN2 यू नो वेरी वेल कि SN2 के अंदर क्या होगा कि अटैकिंग जो ग्रुप होता है वो हमेशा लिविंग ग्रुप की अपोजिट साइड से ही अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पे 100% जो है इन्वर्जन होती है। लेकिन अगर हम SN1 मैकेनिज्म की बात करें तो आफ्टर डिपार्चर ऑफ द लिविंग ग्रुप, व्हेन लिविंग ग्रुप लीव्स देन अटैकिंग ग्रुप अटैक, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। कि एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जब ये OH अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें 50% इन्वर्जन होगी, 50% रिटेंशन होगी। इसको आप ऐसे समझ लें कि जब लिविंग ग्रुप लीव करेगा यहाँ पे एम्प्टी और वेकेंट जो 2p ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा। अब देखिए ना यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है जिसमें एक s और 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके पास एक 2pz एम्प्टी ऑर्बिटल भी मौजूद है, वो दोनों साइडों से इक्वली फैसिलिटेट करेगा अटैकिंग रीजन्स को, ताकि वो अटैक कर सके। और दोनों पॉसिबिलिटीज है कि एक प्रोडक्ट जो बनता है वो 50% है, तो माय डियर सन दूसरा भी 50% ही होगा। 50% क्या होगी, रिटेंशन होगी, रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन, रिटेंशन ऑफ रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन। माय डियर सर ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि जस्टिफाई करें कि SN1 मैकेनिज्म गिव 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इन्वर्जन 50% जो है वो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन होती है। ये क्या है जी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। माय डियर सन, जब अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि एक वो प्रोडक्ट होगा जिसका मैं अगर सबस्ट्रेट से कंपैरिजन करूं तो जो OH ग्रुप है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिविंग ग्रुप के बिल्कुल सेम साइड पे बनता है, यानी कि जो साइड जो कॉन्फ़िगरेशन लिविंग ग्रुप का था वो ही कॉन्फ़िगरेशन हमें OH का नजर आएगा। तो इसे कहते हैं 50% रिटेंशन, कि उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैंने बात की थी कि टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड की, तो यहाँ पे बेटा जो Cl है वो लीविंग ग्रुप है, जब वो लीव करेगा तो देन अटैकिंग OH ग्रुप सेकंड स्टेप में अटैक करेगा। अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का चेक करूं तो वो राइट साइड पे है, ठीक है जी। रेक्टिस और सिनिस्टर, रेक्टिस राइट को कहते हैं, सिनिस्टर लेफ्ट को कहते हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन मैं क्लोरीन का देखूं तो वो राइट पे है, तो यहाँ पे OH का भी राइट पे है, तो मतलब दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं जिसमें 50% इन्वर्जन बनता है, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये कार्बन एटम है और ये उसके 3 जो है वो बेटा मिथाइल ग्रुप है जो इससे अटैच है। लेकिन अगर मैं इसमें OH का कॉन्फ़िगरेशन देखूं, तो वो माय डियर सन, ये देखिएगा जरा, OH का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लेफ्ट पे है। अगर मैं इसको देखूं तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH कहाँ पे है जी? लेफ्ट पे है। और अगर मैं इस OH को देखूं तो OH का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो राइट पे है। इसको देखें, ये हाईलाइट कर देता हूं मैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH देखें यहाँ पे राइट पे है, और अगर मैं यहाँ पे देखूं OH का कॉन्फ़िगरेशन तो वो लेफ्ट पे है। राइट रेक्टिस है, लेफ्ट सिनिस्टर है। तो मैं डियर सन, अगर मैं इन दोनों प्रोडक्ट का कंपैरिजन करूं अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, तो क्लोरीन के रिस्पेक्टिवली ये हमारा स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है और वो हमारे प्रोडक्ट्स है। रेफरेंस इसका मैं अगर देता हूं, इसके रेफरेंस से मैं देखूं, तो रेफरेंस के अकॉर्डिंगली ये जो हमारे दो प्रोडक्ट है, इसमें OH का कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन के साथ कंपैरिजन करने में बिल्कुल अपोजिट है। मतलब कि अटैकिंग ग्रुप ने अपोजिट साइड से अटैक किया होगा। और अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो वही है जो पहले था, यानी कि राइट है, क्लोरीन का राइट ही OH का है। तो ये रिटेन रखता है अपनी कॉन्फ़िगरेशन को, तो 50% रिटेंशन होगा, 50% इन्वर्जन होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री के हवाले से हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे इन डिटेल। यहाँ पे टू दी पॉइंट मैं इतना बता दूं कि बेटा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे देखें तीनों मिथाइल ग्रुप एक ही टाइप के हैं। अगर लेट सपोज कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये मिथाइल है, यहाँ पे ये इथाइल है, यहाँ पे ये क्लोरीन है। अगर डियर स्टूडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल 4 मुख्तलिफ ग्रुप से अटैच है तो वो कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कायरलिटी ये होती है कि सेंट्रल कार्बन एटम जो है बेटा वो 4 मुख्तलिफ ग्रुप से अटैच हो। ऑप्टिकली एक्टिव वो होगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइट को कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिकली एक्टिव वो होगा जो PPL मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। वो डेक्स्ट्रो रोटेटिव हो सकता है या लीवो रोटेटिव हो सकता है, लीवो लेफ्ट और डेक्स्ट्रो राइट। तो इसकी एग्जांपल कायरल सेंटर की ये समझ लें। फॉर एग्जांपल आपको वो MCQ भी दे सकता है कि 4 मुख्तलिफ मॉलिक्यूल देगा, उसमें से पूछेगा कि ये कायरल या ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है। तो बेस्ट एग्जांपल इन दिस कनेक्शन आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल ऑफ लैक्टिक एसिड। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए बेटा OH है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये लैक्टिक एसिड है बेटा। यहाँ पे देखिए ये जो सेंट्रल कार्बन एटम आपको नजर आ रहा है, ये कार्बन 4 मुख्तलिफ ग्रुप से अटैच है, हाइड्रोक्सल, कार्बोक्सिलिक, हाइड्रोजन एंड मिथाइल। ऐसा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो 4 मुख्तलिफ ग्रुप से अटैच होगा वो कायरल भी होगा और ऑप्टिकली वो एक्टिव भी होगा और वो PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट भी करेगा। तो इस तरह से ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, वर्ड स्टीरियो केमिस्ट्री, ये भी अगर पूछा जाए कि स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी बताएं जी, तो बेटा इसमें आप बताओगे कि ये जो 50% इन्वर्जन हुई है, 50% रिटेंशन हुई है, ये अगर 4 मुख्तलिफ ग्रुप से अटैच है तो वो कायरल होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। लेकिन अगर 50-50 है तो इसका मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे लेकिन मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए तो इसको रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स की। तो ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ये फेडरल की बुक में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तकरीबन एक चैप्टर ये पूरा, वो MD कैट के बच्चे इसको जरूर करते हैं, हिस्सा होता है इसका। बाकी आप इसको इसकी बात नहीं करेंगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स के हवाले से रेट इक्वेशन है, मॉलिक्यूलरिटी है और रिएक्शन ऑर्डर है। तो रिएक्शन काइनेटिक्स में ये 3 चीजें बतानी है, रेट इक्वेशन, मॉलिक्यूलरिटी और रिएक्शन काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट ये सर रिएक्शन काइनेटिक्स के हवाले से पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि रेट इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन। तो मैं डियर सर कंसंट्रेशन को मैं स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करूंगा। अब यहाँ पे दो चीजों की कंसंट्रेशन है, एक अटैकिंग एजेंट है और एक सबस्ट्रेट है, लेकिन SN1 मैकेनिज्म में रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन concentration and nature of the attacking nucleophile. Rate of the reaction depends only on substrate molecule. तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ जी, टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड, TBC लिख दिया मैंने, या इसको मैं सबस्ट्रेट लिख देता हूं। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कर लें, सबस्ट्रेट। तो माय डियर सन, जब रेट सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी तो वो यूनिमॉलिक्यूलर भी होगा
और उसका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, यानी रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, रिएक्शन ऑर्डर भी 1 होगा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूँ तो आप न्यूक्लियोफाइल भी लिख लें, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि इसका एक्सपोनेंट आप 0 लेंगे। और ये है रेट इक्वेशन। इसको अब आप इक्वालिटी में चेंज कर लें तो कांस्टेंट के आ जाएगा, यहाँ पे बेटा सबस्ट्रेट का एस आ जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एन यू आ जाएगा। दोनों का एक्सपोनेंट जो है, एक का एक्सपोनेंट बेटा 1 है, दूसरे का एक्सपोनेंट 0 है। 0 एक्सपोनेंट क्या ज़ोहर कर रहा है कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग रीजन, यानी न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। उसकी रीजन मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप को हम बॉन्ड ब्रेकेज प्रोसेस भी कहते हैं, इसको आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ये स्लोएस्ट इन प्रोग्रेस होता है, इसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी कहते हैं। और इसको ये स्लो क्यों होता है? क्योंकि इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा होती है, और जितनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसी स्टेप की ज्यादा होगी उसकी रेट उतनी ही कम होगी। तो इस स्टेप की बेस पे आप रेट इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, जिसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। तो सेकंड बेटा मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी इज 1, तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी 1 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसका 1 है। तो आप बता दोगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। एंड सम ऑफ एक्सपोनेंट 1 प्लस 0 यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल 0 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट 1 है। व्हाट डज इट मीन कि इफ समवन डबल द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। रेट इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन, और एक्सपोनेंट जो होते हैं उनका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग जो है फैक्टर जो अफेक्टिंग SN1 की रेट को अफेक्ट करने वाले हैं, या वो फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करता है कि मैकेनिज्म SN1 होगा या SN2 होगा। इस वाले से बेटा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की बात करते हैं। सबस्ट्रेट कौन सा मॉलिक्यूल SN1 मैकेनिज्म को फेवर करता है? तो SN1 के लिए कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो इसको फेवर करेगा? तो वो बेंजाइलिक हो सकता है, बेंजाइलिक हो सकता है, बेंजाइलिक क्लोराइड, बेंजाइलिक क्लोराइड या बेंजाइलिक हेलाइड कह लें, बेंजाइलिक हेलाइड। बेंजाइलिक हेलाइड के बाद अलाइलिक हेलाइड, अलाइलिक अलाइलिक हेलाइड के बाद भाई डियर सन अगर कोई फेवर करेगा SN1 मैकेनिज्म को तो वो 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड RX होगा। उसके बाद फिर 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड RX होगा। उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड RX होगा। उसके बाद 0 डिग्री भी कर सकते हैं, या आप मिथाइल क्लोराइड की बात करें तो इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होगा, बेंजाइलिक हेलाइड के बाद अलाइलिक के बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री है। तो इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं? विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टर्शियल काइनेट फेवर SN1 मैकेनिज्म। उसमें 2 रीजन है बेटा। एक स्टेरिक इफेक्ट है, जितनी डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन अल्फा कार्बन एटम पे ज्यादा होगी उतने चांसेस SN1 के ज्यादा होते जाएंगे। अगर अल्फा कार्बन एटम डायरेक्टली 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच होगा तो वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन देगा और उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पे ये मैकेनिज्म डिपेंड करता है, 2 फैक्टर्स हैं। एक स्टेरिक इफेक्ट, जितने ज्यादा डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी उतनी ही स्टेरिक इफेक्ट भी ज्यादा होगा। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है बेटा? इसको ऐसे समझ लें, यहाँ पे देखें ये जो अल्फा कार्बन एटम है वो डायरेक्टली 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच है। तो जब अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा तो ये जो 3 मिथाइल ग्रुप्स है आने वाले अटैकिंग रीजन को स्टेरिकली हिंडर करेंगे, अटैक करने से रोक देते हैं या पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। यही स्टेरिक हिंडर जो है यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर SN1 मैकेनिज्म। एंड सेकंड वन क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो 3 मिथाइल ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन 2 मिथाइल डायरेक्टली अटैच होंगे दिस वन। उसके बाद फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा देन मिथाइल कार्बोकैटायन से। इन कार्बोकैटायन में हाईली स्टेबल जो है वो टर्शी कार्बोकैटायन है। जितनी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की ज्यादा होगी उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी।
तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म को क्यों फेवर करता है? एक तो उसकी स्टेरिक हिंडनेस बहुत ज्यादा है, अटैकिंग ग्रुप को अटैक करने के लिए प्रॉपर जो है वो अल्फा कार्बन एटम पे अटैक करते वक्त वो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस करेगा डिफिकल्टी, या अल्फा कार्बन पे डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन जितनी ज्यादा होगी वो आने वाले को स्टेरिकली स्ट्रक्चर की बिना पे, बल्कीनेस की बिना पे स्टेरिकली हिंडर करेगा। तो सेकंड रीजन, जब अटैकिंग ग्रुप को फर्स्ट स्टेप में अटैक नहीं कर पाएगा तो फर्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करेगा, देन अटैकिंग अटैक करेगा, तो ये स्टेरिक इफेक्ट भी रिस्पॉन्सिबल है और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर SN1 मैकेनिज्म। थर्ड पे आ जाए इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप है, चाहे SN1 मैकेनिज्म है चाहे SN2 है, हमेशा गुड लीविंग जो ग्रुप होते हैं वो ही फेवर करते हैं SN1 को भी और SN2 को भी। तो यहाँ पे बेटा पॉइंट टू बी नोटेड दैट के जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, किसी भी ग्रुप की लीव करने की टेंडेंसी उसकी बेसिसिटी की इन्वर्सली होती है, तो सबसे अच्छा जो है जो लिविंग ग्रुप होगा वो आयोडाइड होगा, आयोडाइड। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरह से बन जाएगा, आयोडाइड, उसके बाद जो है वो ब्रोमाइड आ जाएगा, उसके बाद क्लोराइड आ जाएगा, उसके बाद फ्लोराइड आ जाएगा। सबसे पुअर लिविंग ग्रुप फ्लोराइड होगा, सबसे गुड लिविंग ग्रुप जो है वो आयोडाइड होगा। तो लिविंग ग्रुप की बेस पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, आर आई अल्काइल हैलाइड, कोई जनरली बात कर लेते हैं तो अल्काइल हैलाइड आर आई की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, आर आई देन फिर आर बी आर देन आर सी एल और देन आफ्टर देन आर एफ आ जाएगा। तो इनमें से कौन सा सबस्ट्रेट सबसे लीस्ट रिएक्टिव आर एफ, मोस्ट रिएक्टिव आर आई हो जाएगा। आगे इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल के हवाले से बात करें तो SN1 मैकेनिज्म में सॉल्वेंट इट सेल्फ एक्ट कर रहा होता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल हिस्सा नहीं लेता, इसलिए कंसंट्रेशन चेंज करने से या उसकी नेचर चेंज करने से वाटर इट सेल्फ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर रहा है, या आपने कोई KOH जैसा बेस ले लिया, इससे उसकी रेट पे कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल के हवाले से SN जो वन मैकेनिज्म होता है इसकी जो रेट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली नेचर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही होती है, इंडिपेंडेंट है फ्रॉम नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चले आगे लास्ट पॉइंट है सॉल्वेंट के हवाले से। बेटा SN1 मैकेनिज्म क्योंकि कार्बोकैटाइन देता है तो आयनाइजेशन होगी, लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो कार्बोकैटाइन बनेगा। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, सॉल्वेंट आपने पोलर नहीं लिया, आयनाइजिंग सॉल्वेंट नहीं लिया, तो डेफिनेटली उसकी आयनाइजेशन नहीं होगी, लिविंग ग्रुप लीव नहीं करेगा। तो अगर पुअर लिविंग ग्रुप है या सॉल्वेंट आप नॉन पोलर लेते हैं तो मैकेनिज्म SN1 नहीं होगा, फिर SN2 होगा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द सॉल्वेंट? सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि मैकेनिज्म SN1 होगा या SN2 होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट या लेस पोलर सॉल्वेंट SN2 को फेवर करते हैं, पोलर सॉल्वेंट SN1 मैकेनिज्म को फेवर करता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट के हवाले से बता दूं कि पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, प्रोटिक सॉल्वेंट या आयोनाइजिंग जो सॉल्वेंट होता है। इस रिएक्शन SN1 की जो रेट होती है वो सॉल्वेंट की पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू के भी डायरेक्टली होती है। टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट टू आयोनाइज, आयोनाइजिंग जो सॉल्वेंट है, जितना सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज्यादा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, उतनी आयोनाइजिंग पावर भी ज्यादा होगी, उतनी सॉल्वेटिंग पावर भी ज्यादा होगी। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट टू इंसुलेट करना, आइसोलेट करना और इंसुलेट करना और प्रिवेंट करना अपोजिटली चार्ज आयंस को इंटरमिक्स होने से रोकना। तो ये जो लिविंग ग्रुप जब लीव करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस बनते हैं ये दोबारा आपस में ना मिले, उनको मिलने से रोकने की टेंडेंसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।